हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हमारी चर्चा चल रही है एक्सटेंशन एजुकेशन पर। एक्सटेंशन एजुकेशन में भी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कल हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हुई थी। हमने ये देखा था कि जो सामुदायिक विकास होता है, ये कार्यक्रम ग्रामवासियों का अपना ही कार्यक्रम था। हमने इसमें सामुदायिक विकास में सबसे पहले समुदाय के अर्थ को समझा। उसके बाद हमने देखा विकास क्या है। विकास में हरलॉक ने जो विशेषता बताई थी, क्या थी वो? प्रगतिशील, क्रमिक, समनुगत। यही 3 शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया था और इन्होंने यही विशेषता बताई थी। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, इसका सार क्या है? तो जो हमारे तमाम वैज्ञानिकों के द्वारा जो परिभाषाएँ दी गई थी, उसी के आधार पर एक सार निकाला गया कि सबके कहने का मतलब क्या है। ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया है, इन सब का पूरे का सार क्या है, हमने इसको समझा था। इसी के साथ-साथ हमने सामुदायिक विकास के आवश्यक तत्वों के बारे में समझा था कि आवश्यक तत्व सामुदायिक विकास के कौन-कौन से हैं। उसके बाद इसी में हमने देखा था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विशेषताएँ क्या थीं। जैसे हर किसी की विशेषता हमने देखी थी, कोई भी प्रोग्राम हो तो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ विशेषताएँ होती हैं। तो उसी के साथ उसी की तरह हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विशेषताओं पर भी एक नज़र डाला था। इसी के साथ-साथ हमने ये देखा था कि जो हमारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, ये इसका उद्देश्य क्या है? क्यों चलाया गया? इसका क्या उद्देश्य था? किसको ध्यान में रखकर सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसकी विशेषताओं को भी हमने समझा। जो हमारे अलग-अलग वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना-अपना मत दिया था। तो ये सबकी अलग-अलग सबने विशेषताओं के बारे में बताया था। सामुदायिक विकास कार्य जो है, हमने इसके बारे में देखा था कि सामुदायिक विकास कार्य क्या है और इन्हीं 4 कार्यों के बारे में कल हमारी चर्चा हुई थी। यहीं पर कल हमने अपने टॉपिक को रोक दिया था, क्योंकि अभी इसमें हमें काफ़ी कुछ पढ़ना है, तो हमने इसीलिए इसको कल बंद कर दिया था यहीं पर। इतनी चर्चा हमने कल कर ली थी। अब इसी के आगे आज हमें डिस्कस करना है। अब इसके आगे क्या आएगा? इसके आगे आएगा जो सामुदायिक कार्य हैं, सामुदायिक कार्य के कुछ भाग हैं। यानी कि सामुदायिक कार्य के अंतर्गत कुछ मुख्य कार्य आते हैं, उन्हीं को हमें देखना है। या हम ऐसे बोलें कि जो हमारा सामुदायिक कार्य है, इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। एक होता है सामुदायिक विकास, दूसरा होता है सामुदायिक संबंध और तीसरा होता है आपका सामुदायिक संगठन। तो हमें सबसे पहले जो देखना है वो देखना है सामुदायिक विकास क्या है, ठीक? किसी भी किसी भी समुदाय में जब कोई एक योजना या फिर कार्यक्रम को एक इकाई के रूप में किया जाता है, जिससे समुदाय के सभी लोगों को लाभ मिलता है, तो इसे ही हम सामुदायिक विकास कहते हैं। यानी कि जो भी योजनाएँ, जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसे एक इकाई मानकर चलाया जाना चाहिए। अगर हम इसे और सरल शब्दों में कहें, तो जिस कार्यक्रम से पूरे समाज को लाभ होता है, वही आपका सामुदायिक विकास कहलाता है। अब इस कार्यक्रम में लोगों की सहभागिता रहती है, वो आपस में मिल-जुल कर कार्य करते हैं। भारत जैसे जो विकासशील देश हैं, इसमें सामुदायिक विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि यहाँ की लगभग
70 से 75 यानी कि 75 से 80% जनता गाँव में ही रहती है। इनका जो मुख्य धंधा होता है ये कृषि पालन हो गया, पशुपालन हो गया, यही सब होता है। तो जो इसीलिए जो कृषि उत्पादन और पशुधन है, इसमें वृद्धि करना ज़रूरी है, जिससे जो ग्रामीण हैं, उनका जीवन स्तर ऊपर उठे, उनका जो भी जीवन है, वो सुधर सके। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के निमित्त कुछ उद्देश्य और कुछ विधियों को उपयोग में लाया जाता है। हम एक बार उन विधियों को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहला हम कह सकते हैं उद्देश्य जो सामुदायिक विकास है, इसका सबसे पहले उद्देश्य में आता है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन में बाहरी व्यक्तियों का सहयोग लेना। यानी कि जो ये कार्यक्रम है, इसके क्रियान्वयन में जो बाहरी व्यक्ति हैं, उनका सहयोग लेना। कहने का मतलब सरकारी जैसे अधिकारी हो गए, कर्मचारी हो गए, इनके माध्यम से हमें अपने कार्यक्रम को चलाया जाना चाहिए। या फिर हम कह दें तो जो एक्सटेंशन ऑफिसर होते हैं, वीडियो हो गए, आपके वीएलडब्ल्यू हो गए, इन सब की मदद से हमें कार्यक्रम को चलाना चाहिए। ये लोग ग्रामीण परिस्थितियों का विश्लेषण अच्छे से करते हैं, उनकी समस्याओं का पहचान करते हैं। ग्रामीण लोग जिन समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, उसका निदान वो सरकारी सहायता देकर कर सकते हैं। तो इसीलिए कार्यक्रम नियोजन कर सकते हैं, मतलब आप इसके लिए कार्यक्रम नियोजन कर सकते हैं और इसका जो भी रिकॉर्ड होगा या जो भी रिपोर्ट होगा उसको आप सरकार को दे सकते हैं। अगला जो विशेषता है या उद्देश्य है वो है ग्रामों की समस्याओं की पहचान करना, ग्रामीणों की समस्याओं का पहचान करना। तो प्रसार कार्यकर्ता को ना केवल गाँव में जाकर समस्याओं को पहचानना होता है बल्कि उसे गाँव वालों को भी बताना ज़रूरी होता है। क्योंकि ये आपको पता है ये सामुदायिक जो विकास कार्यक्रम है गाँव वालों का अपना कार्यक्रम है। तो इसे क्या करना होगा ग्रामीणों को खुद जाकर प्रसारकर्ता को बताना होगा। गाँव वालों की समस्या पहचान करना सीखना ज़रूरी है। जब तक लोग अपनी समस्याओं को दिल से नहीं महसूस करेंगे, तब तक उनसे उनको छुटकारा नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपकी समस्या है, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आपकी समस्या क्या है। अगला है ग्रामीणों की सहभागिता प्राप्त करना। तो जो सामुदायिक विकास कार्यकर्ता हैं, ये लोगों को बताएँ और समझाएँ कि सरकार उनकी समस्या का निदान करना चाहती है। लेकिन इसके लिए जो ग्रामीण हैं, उनकी सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए उन्हें भी जो समस्या है, समस्या निदान में मदद करना चाहिए। इसके लिए वो ग्रामीणों को श्रव्य दृश्य सामग्री के द्वारा विस्तार से बता सकते हैं, बैठक बुलाकर कार्यक्रम की जानकारी दे सकते हैं। तो इसमें ग्रामीणों की सहभागिता अत्यंत आवश्यक होती है। अगला पॉइंट है सरकारी संस्थाओं, निजी संस्थाओं या फिर जो एनजीओ हैं, इनसे सहयोग लेना चाहिए। जो भी आपके पास ये संस्थाएँ हों चाहे कोई भी गैर सरकारी, सरकारी, निजी संस्थाएँ जो भी हैं ये कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयत्न कर सकता है। उसमें जो भी तकनीकी या फिर आर्थिक सहायता उसे प्राप्त कर सकता है। शिक्षा, मनोरंजन, पशुपालन ये सारे विशेषज्ञों के द्वारा जानकारी इनको दिलाई जा सकती है। लेकिन इसके लिए मतलब चाहे वो कार्यक्रम में बाहरी व्यक्तियों का सहयोग लें या समस्या की पहचान करें, तो इन सब में ग्रामीणों की भागीदारी होनी चाहिए। ठीक? ये तो आपने देखा कि जो सामुदायिक विकास है, अगर हम बात करें सामुदायिक संबंध की। सामुदायिक संबंध क्या है? तो सामुदायिक संबंध से तात्पर्य कोई एजेंसी, संगठन अथवा काउंसिल समुदाय के लोगों से किसी न किसी तरह से प्रयत्न करके संबंध स्थापित करें
ये इसके अंतर्गत कौन-कौन आता है? मतलब जो सामुदायिक संबंध से मतलब ये होता है कि जो कोई भी जैसे एजेंसी हो गई, एसोसिएशन हो गया या फिर जो काउंसिल समुदाय के लोग हैं, वो किसी न किसी तरह से प्रयत्न करके संबंध स्थापित करें। अब इसके अंतर्गत कौन-कौन आता है? तो इसके अंतर्गत आपका आता है सामुदायिक सहभागिता, जन संबंध, सामुदायिक सेवाएँ। यानी कि ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। अब सामुदायिक जो सहभागिता है, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे समुदाय के जो महत्वपूर्ण समूहों के साथ जो एजेंसी है या एसोसिएशन है, इसका मधुर संबंध होना चाहिए। सेवाएँ प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, जो नए विकासों के साथ संपर्क बनाएँ, समुदाय में भावी विकास की योजनाओं पर कुछ हद तक नियंत्रण रखना चाहिए। जन संबंध में तो समुदाय के लोगों के साथ जन संबंध होना आवश्यक है, चाहे वो निजी संस्थान हो, गैर सरकारी संगठन हो, एजेंसियाँ हों, इन सब का कोई भी हो, तो समुदाय के लोगों के साथ संपर्क स्थापित करके नई योजनाओं के बारे में उनको जानकारी देना चाहिए। और साथ ही आपका क्या है सामुदायिक सेवा। तो समुदाय के लोगों के लिए जो सेवाएँ उपलब्ध करवाई जाती हैं, उसे ही हम सामुदायिक सेवा कहते हैं। अगला है आपका इसका जो अगला भाग है वो है सामुदायिक संगठन। जैसा कि आपने इससे पहले क्या देखा सामुदायिक विकास देखा और दूसरा आपने सामुदायिक संबंध देखा। तीसरा भाग जो है वो है सामुदायिक संगठन। अब ये सामुदायिक संगठन क्या है? तो सामुदायिक संगठन से आशय ये होता है कि स्वावलंबी क्या है? स्वावलंबी संगठनों को विकसित करना जो प्रसार द्वारा व्यक्तियों को सही ढंग से मार्गदर्शन दे सकें, सामुदायिक सहयोग दे सकें। सामुदायिक संगठन में एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो समुदाय की आवश्यकताएं हैं, समस्याओं, उद्देश्यों, उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों, इनकी पहचान की जाती है ताकि जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान किया जा सके और परिवर्तन लाया जा सके। जब तक चीज़ों का समाधान नहीं होगा, समस्याओं का समाधान नहीं होगा, चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी। तो लोगों की जो अभिवृत्ति हैं, लोगों की जो सोच विचारधाराएँ हैं, उनमें परिवर्तन लाकर जो नई-नई तकनीकें हुई हैं, अनुसंधान हुए हैं, खोज हुए हैं, उनको अपनाने के लिए हमें उन्हें प्रेरित करना है। लोगों के विचारों में परिवर्तन लाकर उनमें परस्पर सहयोग से जीवन स्तर को ऊपर उठाने का पूरा-पूरा प्रयास करना चाहिए। ठीक? तो ये 3 भाग थे, जो हमारा सामुदायिक कार्य है, सामुदायिक कार्य के ये 3 मुख्य भाग थे, जिसमें से सबसे पहले सामुदायिक विकास करना है, सामुदायिक विकास। दूसरा है समुदाय के साथ संबंध स्थापित करना है। अब वो कैसा संबंध होगा? चाहे ये आपका इस संबंध के अंतर्गत आपके 3 पॉइंट आपने देखे थे, सामुदायिक सहभागिता हो, जन संबंध हो और सामुदायिक सेवा हो। तीसरा आपने देखा क्या है सामुदायिक संगठन। ये आपने समझा समुदाय की ये 3 पार्ट थे। अब अगर हम इसी में देखें तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, इसके कुछ क्षेत्र भी हैं। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, इसके क्षेत्रों पे अगर हम प्रकाश डालें तो आपको पता है, अगर हम इसके क्षेत्र जो हैं या महत्व जो हैं, उन पर भी थोड़ा-सा प्रकाश डालेंगे। लेकिन जो अपना भारत है, भारत पर सदियों से, आज से नहीं सदियों से विदेशी जो शासक थे, उन्होंने आधिपत्य रखा था। चाहे वो मुगल शासक रहे हों या फिर वो अंग्रेज रहे हों, सबने भारत की जो सुख संपदा थी उसको सिर्फ छीनने की कोशिश की थी, लूटने की कोशिश की थी। यहाँ की जनता को बहुत तड़पाया था, इन्होंने बहुत सताया था। इसी वजह से जो भारत की स्थिति थी, वो एकदम दयनीय हो गई थी। गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ ये देश विदेशी शासकों के सामने एक मात्र दास बनकर रह गया था। यहाँ से जो कच्ची सामग्री थी, वो ब्रिटेन भेज दी जाती थी।
ब्रिटेन से सामग्री तैयार होकर भारत में आती थी बिकने को। सोचिए, यहाँ से जो हमारे कच्चे माल होते हैं उनको बिल्कुल कौड़ियों के भाव ले जाया जाता था, लेकिन वही जब तैयार होकर माल आता था तो कितना महँगा बिकता था। तो ये जो बाहर से आए थे लोग, इन्होंने इस सोने की चिड़िया को क्या हाल कर दिया, ये हम कह भी नहीं सकते हैं और आपने इतिहास में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो अगर हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम के क्षेत्रों पर प्रकाश डालें, तो इसके क्षेत्र जो हैं, वो 1-2 क्षेत्र नहीं हैं। जो सामुदायिक विकास है, इसके क्षेत्र 1-2 क्षेत्र नहीं हैं। भारत की जो जनता है, उसका बहुविकास करना था, इसका बहुमुखी विकास करना था, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम को इनको स्थायित्व प्रदान करने के लिए ये एक प्रसार सेवा खंड की विधि और संरचनात्मक संरचना के रूप में इसको शामिल किया गया था। इसके उद्देश्य भी आपने देखे, किस तरह से इसके उद्देश्य रखे गए थे। अब थोड़ा-सा हम इसके जो क्षेत्र हैं, उन पर बात कर लेते हैं। तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम थे, इसके क्षेत्र पहले क्षेत्र पे अगर हम बात करें तो आर्थिक विकास करना था। क्योंकि जो हम आर्थिक रूप से मतलब हर तरफ से हम कमज़ोर हो चुके थे। जब अंग्रेज़ हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, जो भी मुगल वग़ैरह आए थे, हमें लूट-पाट कर हमारे भारत की धन संपदा को लेकर चले गए थे, हमारे पास कुछ नहीं बचा था। जो भारतीयों की स्थिति थी, वो बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी। तो इसका उद्देश्य क्या रखा गया, यानी कि जो इसके क्षेत्र थे, सामुदायिक विकास के क्षेत्र, उसमें आर्थिक विकास क्षेत्र रखा गया। यानी कि लोगों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाना है। इसी के साथ-साथ कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। अगर हम एक प्रकार से देखें तो कृषि अगर उत्पादन में वृद्धि होगी, तो आर्थिक सहायता अपने आप प्राप्त होगी। क्योंकि जब अच्छे फसल होंगे, व्यक्ति के पास कृषि अच्छी होगी, उत्पादन अच्छा होगा, तो उनकी आर्थिक मदद भी होगी। पशुधन में वृद्धि करना, क्योंकि आपको पता ही है कि जब पहले जो भारत था, उसके मुख्य जो उद्योग धंधे थे उसमें कृषि पालन, पशुपालन, उद्योग धंधे, छोटे कुटीर, लघु उद्योग धंधे, कृषि, यही सारी चीज़ें थी। आपको पता है हमारा भारत जो है, वो एक कृषि प्रधान देश है ना? हमारा भारत क्या है? तो भारत हमारा कृषि प्रधान देश है। इसमें जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम रखा गया था, बनाया गया था, इसमें इन सभी क्षेत्रों को समाहित किया गया कि इन सारे क्षेत्रों में हमें काम करना है, लोगों का विकास करना है। इसी के साथ-साथ आपने ये 3 पॉइंट तो देखे कि जैसे उनका आर्थिक विकास करना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, साथ ही साथ पशुधन में भी वृद्धि करना। लेकिन इसी के साथ-साथ यातायात एवं संचार की सुविधा में विकास करना, ये भी क्षेत्र था इसका कि हमें यातायात और संचार की सुविधा में विकास करना है। कमज़ोर वर्गों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाना। जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनको आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाना। साथ ही साथ सामाजिक कल्याण करना, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध करवाना, ये भी इसी के क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा था। इसी के साथ-साथ हमने और भी कुछ लक्ष्य रखे थे, जैसे जैसे रोजगार के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, लघु कुटीर उद्योग धंधों की स्थापना करना, सांस्कृतिक विकास करना। तो ये इतने क्षेत्र जो थे, ये तो हमारे लिखे-लिखाए क्षेत्र हैं। बाकी कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो ये ग्रामीणों के उत्थान के लिए चलाया गया था। अब उनका उत्थान कैसे होगा? उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाना होगा, कृषि उत्पादन में वृद्धि करवानी होगी, पशुधन में वृद्धि करवानी होगी, यातायात की सुविधाओं को सरल बनाना होगा, संचार की सुविधा करनी होगी, कमज़ोर वर्गों को जो जिनके पास मूलभूत आवश्यकताएँ उनकी नहीं पूरी हो रही हैं, उनको उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाएगी, समाज का कल्याण किया जाएगा, उनको शिक्षा, रोज़गार, मनोरंजन ये सब दिलवाया जाएगा, उनके लिए लघु कुटीर उद्योग धंधों की स्थापना की जाएगी, तभी तो उनका उत्थान होगा। तो ये कुल मिलाकर सारा कार्य इन्हीं के लिए किया जा रहा था। तो इस प्रकार से गाँव के जो पुनर्निर्माण है, इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम और
परियोजना का महत्वपूर्ण स्थान है। इन कार्यक्रमों के सफल तरीके से नियोजन और क्रियान्वयन करने पर ही ग्रामीणों के स्तर में सुधार आ सकता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ये सारा काम आपका हो रहा है सिर्फ और सिर्फ ग्रामीणों के उत्थान के लिए। जब इन जो आपने अभी-अभी क्षेत्र देखे, इन क्षेत्रों में प्रोग्राम बनाए जाएँगे, इनका क्रियान्वयन होगा, तो तभी तो जाकर इनका जीवन स्तर उठेगा। और आपको पता है कि जो गांधी जी थे, उन्होंने तो यही कहा था ना कि हमारे सपनों का भारत कैसा होगा, तो उन्होंने इन्हीं ग्रामीणों के उत्थान की बात उन्होंने भी की थी। और आपको पता है कि बुनियादी शिक्षा का जो संबंध है, वो भी गांधी जी से ही है। तो ये सारे कार्य जो आपने ऊपर देखे, सारे क्षेत्र जो देखे आपने, ये ज़रूरी है कि इनका क्रियान्वयन अच्छे से हो, इनके लिए प्रोग्राम बनाए जाएँ। जब इनका क्रियान्वयन अच्छे से होगा, तो जो गाँव की स्थिति है, उसमें सुधार होगा। अब इसी में आपका विनोबा भावे जी ने जो राम राज्य की कल्पना की थी, वो साकार हो सकती है। क्या हो सकती है? वो साकार हो सकती है, सरकार नहीं, ठीक? तो वो क्या हो सकती है? वो साकार हो सकती है। इसमें सर्वोच्च स्थान कृषि को, पशुधन या फिर कृषि पर आधारित जो उद्योग धंधे हैं, उनको दिया गया है। इसके बाद स्वच्छता हो जाता है, स्वास्थ्य शिक्षा हो गया, मनोरंजन हो गया, स्वरोजगार हो गया, हवादार स्वच्छ मकान हो गए, आवागमन हो गया, संचार सुविधाएँ हो गई। तो इन सभी चीज़ों को दिया गया, ताकि गाँव वाले जो हैं उनका बहुमुखी विकास हो सके। जब तक जो भी आपने ऊपर पढ़ा है, इस क्षेत्र में कार्य नहीं किया जाएगा, तब तक इनका विकास नहीं हो पाएगा, ग्रामीणों का उत्थान नहीं हो पाएगा, ठीक? तो जो भी इसमें कार्यक्रम चलाए गए, वो ग्रामीणों के उत्थान के लिए चलाए गए। जैसे इसी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीणों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक स्कूल खोले गए थे। बालकों को शिक्षा देने के लिए मध्यकाल में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई थी, जिसे हम मिड डे मील कहते हैं। साथ ही साथ प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चलाए गए, रात्र में पाठशालाएँ चलाई गईं, जिसमें जो प्रौढ़ थे आपके, वो पढ़ना-लिखना सीख रहे थे। तो ये गाँव वालों के विकास के लिए ही तो सब कुछ किया गया था। गाँव में साफ-सफाई और स्वच्छता का भी बहुत ज़्यादा ही अभाव था। नालियों की व्यवस्था नहीं थी, घर-घर के पानी बस ऐसे ही बहते रहते थे। ज़मीन पर मक्खी, मच्छर हो गए, ये सारे चीज़ क्या कर रहे थे, रोग फैलाने का कार्य कर रहे थे। लोग बीमारियों से मरते जा रहे थे। तो इनकी साफ-सफाई, स्वच्छता इन सब का भी ध्यान तो रखना ही होगा। तो इन सब के ध्यान रखने से गाँव वालों का उत्थान होगा। और जो अस्पतालों में मातृ और शिशु मृत्यु दर रोकने के लिए अस्पतालों में प्रसव कराने की व्यवस्था की गई, जिससे जो जच्चा बच्चा है या जो माँ बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य को देख-रेख की जा सके, माताओं की प्रसव के दौरान मृत्यु ना हो। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक? ये आपने क्या देखा? ये आपने देखा कि किस तरह से ये जो कौन-कौन से क्षेत्र हैं और किस तरह से ये कितना महत्वपूर्ण है, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था ग्रामीणों के लिए। ठीक? तो ये तो आपने समझा कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, उसका उद्देश्य क्या था? साथ ही साथ आपने देखा कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम थे उसके भाग क्या थे, कार्य क्या थे, किस क्या-क्या आवश्यक तत्व थे, किस तरह से हम कार्यों का क्रियान्वयन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने इसके जो भी भाग थे आपने चर्चा किया, इसके उद्देश्यों के बारे में चर्चा किया। आपने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विशेषताओं पर भी चर्चा किया। अब आगे हमें क्या बात करना है? अब इसमें आपका मात्र 1 पॉइंट बच रहा है। वो क्या है? तो वो है आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रशासनिक ढाँचा। कि ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, इसका प्रशासनिक ढाँचा क्या है? कैसे, किस स्तर पर कौन-सा प्रशासन कार्य करता है? अगर हम बात करें, ये आपका एक अलग से पूरा चैप्टर ही है, तो हम इसी के साथ में ही इंक्लूड करके पढ़ेंगे।
और आप में से जितने भी लोग परेशान हैं कि एग्ज़ाम जल्द हो जाएगा, थोड़ा रुके रहिए, बस यही टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा, हम 2 मिनट बात करेंगे, ठीक? तो ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रशासनिक ढाँचा है, हम ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। कुछ पॉइंट आपको इसमें से ध्यान रखने हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, तो हम इसको छोड़ ही देते हैं, मतलब हमें याद ही नहीं रहता है। तो हम थोड़ा-सा इस पर बात करेंगे ताकि ये हमारा पॉइंट छूटे ना। अगर हम बात करें सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रशासनिक ढांचे पर या फिर ये बोलें कि जो संगठनात्मक रूप है इसका और इसके कार्य करने का तरीका है वो है क्या? तो हमें इसमें याद ये रखना है, पहली बात ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, समुदाय के लोगों के हित, कल्याण और उत्थान के लिए चलाया गया था। ये हम कल से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, ये लोगों के हित के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए ही चलाया गया था। अतः इसे सरकार के साथ जनता का सहयोग आवश्यक है। जनता के सहयोग के बिना सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता है। जैसा कि अभी आपने देखा था, जो विकास के हमारे भाग थे, सामुदायिक विकास के भाग में आपने सबसे पहले सामुदायिक विकास देखा था, जिसमें आपने ये देखा था कि क्या होना चाहिए, जनता का या फिर ग्रामीण का सहयोग होना चाहिए। तो ये जो भी प्रोग्राम है, ये सरकार और जनता के सहयोग से चलता है। जनता के सहयोग के बिना ये जो हमारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, ये अच्छे से नहीं चल सकता है। तो प्रशासन में जनता को भी सहयोग बनाया जाता है। केंद्र से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक सरकार और जनता का संयुक्त प्रयास रहता है। इसमें आपने सुना ना, केंद्र यानी कि जो सेंट्रल लेवल है, वहाँ से लेकर जो आपका विलेज लेवल है, वहाँ तक, इन सब में सरकार और जनता का आपसी सहयोग होता है। ये संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। वह एक दूसरे को सलाह मशविरा देते हैं और सहयोग देते हैं। साथ ही साथ दिशा निर्देशन प्रदान करते हैं। तो ये किसी एक, या हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ सरकार के द्वारा चलाया गया या सरकार के प्रयासों पे निर्भर करता है। ये आपका ग्रामीणों का और सरकार दोनों का, यानी कि जनता और सरकार दोनों के सहयोग से चलने वाला कार्यक्रम है। इसमें ये दोनों ही लोग एक दूसरे से सलाह मशविरा करते हैं, सहयोग देते हैं, एक दूसरे के दिशा निर्देशन का पालन करते हैं या एक दूसरे का दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। भारत में जो सामुदायिक विकास है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए 5 स्तरीय इसको बनाया गया था। सामुदायिक विकास को चलाने के लिए इसे कितने स्तर बनाया गया था, तो आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि जो सामुदायिक विकास है आपका, ये कितने स्तरीय होता है। तो कितना होता है? ये 5 स्तरीय होता है। अब ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम के संचालन के लिए, सामुदायिक विकास के कार्यक्रम का संचालन एवं प्रबंधन केंद्र, राज्य, जिला, प्रखंड, गांव के स्तर पर अलग-अलग सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, चाहे आपका केंद्र स्तर हो, चाहे आपका राज्य स्तर हो, जिला स्तर हो, प्रखंड स्तर हो या फिर गांव स्तर हो, सभी पर अलग-अलग सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा कार्य किया जाता है। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर 2 पॉइंट होते हैं। क्या? कि किस स्तर पर कौन-सी सरकारी और कौन-सी गैर सरकारी संगठन या संस्था कार्य कर रही है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वो 5 स्तर हैं कौन-कौन से, जिन पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सबसे पहले स्तर की बात करें हम, तो जिसे हम प्रथम स्तर कहते हैं। ये प्रथम स्तर आपका है राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि आप इसे कह सकते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद।
द्वितीय स्तर क्या है? तो द्वितीय है आपका राज्य स्तर, यानी कि राज्य विकास परिषद। तृतीय है आपका जिला स्तर पर, जिला स्तर जिला नियोजन समिति। चतुर्थ स्तर है आपका प्रखंड स्तर पर, तो प्रखंड विकास समिति। पांचवा है आपका ग्राम स्तर पर, तो ग्राम स्तर पर क्या है? तो ग्राम विकास समिति होता है। ठीक, ये आपको पांचों क्रम से ध्यान रखने हैं। अब ये पांचों हैं कौन कौन से? तो ये 5 आपके क्रम से हो जाएंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर, या हम जिसे केंद्रीय स्तर कहते हैं, केंद्रीय स्तर आता है, राज्य स्तर आता है, जिला स्तर आता है, प्रखंड स्तर आता है जिसे आप ब्लॉक कहते हैं। ये प्रखंड को जरा आप लिखिएगा, ब्लॉक लेवल। ठीक, तो ब्लॉक लेवल पे क्या होता है, और फिर लास्ट में आपका आता है ग्राम स्तर, ठीक, जिसे आप विलेज लेवल कहते हैं। अब हम एक एक करके इन पांचों को समझते हैं कि कौन सी संस्था, गैर सरकारी संगठन और कौन सी सरकारी संस्था और कौन सी गैर सरकारी संस्था कार्य कर रही है प्रत्येक स्तर पर। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने प्रथम स्तर पर। प्रथम स्तर आपका क्या है? प्रथम स्तर है आपका केंद्रीय स्तर। ठीक, केंद्रीय स्तर प्रथम स्तर है। तो इसमें सर्वप्रथम केंद्र सरकार ने ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम को चलाने के लिए विचार किया था। किसने विचार किया? केंद्र सरकार ने ही विचार किया। केंद्र सरकार ही सामुदायिक विकास संबंधी नीतियों का निर्धारण करती है और सामुदायिक विकास एवं राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रमों का निर्धारण और क्रियान्वयन करने के लिए भी ये क्या करती है? ये धन भी उपलब्ध करवाती है। कौन? ये जो आपकी केंद्र सरकार है। शुरू में तो इस कार्यक्रम में ठीक ढंग से चलने के लिए इस योजना आयोग के अंतर्गत सामुदायिक योजना प्रशासन को सौंपा गया था। योजना आयोग ही राष्ट्रीय स्तर पर सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करती है, क्रियान्वयन करती है, धन भी उपलब्ध करवाती है। ये राष्ट्रीय स्तर पर करवाती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आप कब राष्ट्रीय पर पढ़ रहे हैं और कब अंतर्राष्ट्रीय पर। और अंतर्राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय, राज्य। ठीक, ऐसा है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना भी इसी की ही जिम्मेदारी थी। जब केंद्र सरकार सब कुछ देख रही है, क्रियान्वयन कर रही है, योजनाएं भी बना रही है, उसको धन भी उपलब्ध करवा रही है, तो मूल्यांकन भी यही कर रही थी, इसी के पास जिम्मेदारी थी। तो यही मूल्यांकन की जिम्मेदारी थी इसके पास। अगर कार्यक्रम में कहीं हेर फेर करना हो या फिर आवश्यक परिवर्तन करने की आवश्यकता थी, तो योजना आयोग ही इस कार्य को देख रहा था। अब याद क्या रखना है कि प्रथम स्तर यानी कि जो केंद्रीय स्तर पर है, इस पर कौन सा गैर सरकारी संगठन कार्य कर रहा था? तो गैर सरकारी संगठन के रूप में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय स्तर पर एक केंद्रीय समिति होती है, केंद्रीय समिति होती है जिसे आप राष्ट्रीय विकास परिषद के नाम से जानते हैं। केंद्र जो आपका केंद्रीय स्तर है, केंद्रीय स्तर पर गैर सरकारी संगठन के रूप में कौन कार्य कर रहा था? तो केंद्रीय समिति कर रहा था। इसी को आप राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं। और इस परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और साथ ही साथ नियोजन आयोग के जो सदस्य हैं, खाद्य मंत्री, कृषि मंत्री, सामुदायिक तथा सहकारिता मंत्री के सदस्य होते हैं। क्योंकि आपने देखा था अभी कि जो नियोजन आयोग है या योजना आयोग है, यहाँ पर अभी नियोजन आयोग है। तो जो नियोजन आयोग है इसके सदस्य होते हैं, क्योंकि कार्यों का संचालन वही कर रहा था, क्रियान्वयन वही कर रहा था, साथ ही साथ में जो भी मूल्यांकन का कार्य था वही कर रहा था। तो इसके मंत्री तो होंगे ही होंगे। इसी के साथ साथ जो खाद्य मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, सामुदायिक सहकारिता मंत्री हैं, ये सारे सदस्य हुआ करते हैं या होते हैं। सभी राज्यों के मंत्री और लोकसभा के सदस्य और मंत्रियों के सलाह के आधार पर प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा को तैयार करते हैं।
और राष्ट्रीय विकास परिषद को समय-समय पर सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन हुआ। इसके सदस्य जो थे वो मुख्यतः आपके यही कृषि, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान के मंत्रालय के जो भी मंत्री और सचिव होते हैं वही होते हैं। ये अभी आपने क्या देखा, ये आपने गैर सरकारी संगठन के रूप में देखा। गैर सरकारी संगठन के रूप में केंद्रीय समिति कार्य कर रही थी या केंद्रीय समिति होती है। अब इसी में आपको देखना है कि सरकारी संगठन के रूप में कौन कार्य करता है। जैसा आपने अभी स्टार्टिंग में देखा था कि सरकारी और गैर सरकारी संगठन इसमें कार्य करते हैं, तो आपने गैर सरकारी संगठन देख लिया जो कि केंद्रीय समिति थी, कहाँ, केंद्र स्तर पर। लेकिन अब इसी में आपको देखना है कि सरकारी संगठन कौन सा है। तो सरकारी संगठन के रूप में इस स्तर पर विकास कार्यक्रम को सही दिशा निर्देश देने के लिए और इसके सफल संचालन के लिए सामुदायिक विकास मंत्रालय होता है। क्या होता है? सामुदायिक विकास मंत्रालय होता है। इसमें मंत्री, उप मंत्री, सेक्रेटरी हो गए, उप सेक्रेटरी हो गए, ये सभी संयुक्त रूप से कार्य को देखते हैं। एक समन्वय समिति का गठन होता है जिसे आप सलाहकार बोर्ड के नाम से भी जानते हैं या फिर आप इसे सलाहकार बोर्ड कहते हैं। और ये बोर्ड तमाम मंत्रियों में समन्वय स्थापित करने का भी कार्य करता है। अब यहाँ पर मैंने कार्य नहीं लिखा है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि केंद्र स्तर पर जो मुख्य कार्य है वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का नियोजन, धन, आवश्यक साधनों की व्यवस्था और इनका दिशा निर्देश करना है, ठीक? जो कि आपने अभी ऊपर ही देख लिया था। तो ये था, थोड़ा-सा आपने देखा कि सरकारी और गैर सरकारी संगठन कौन-कौन से कार्य कर रहे हैं, अध्यक्ष कौन होता है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा द्वितीय स्तर है। हमारा द्वितीय स्तर क्या है? जो हमारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम का द्वितीय स्तर क्या है? तो द्वितीय स्तर है हमारा राज्य स्तर। आप ऐसे सोचिएगा, सबसे सबसे हाई पर हम किसको रखते हैं? तो नेशनल को रखते हैं, यानी कि हमारा नेशन है। फिर हमारा स्टेट है, स्टेट के बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद हमारा क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका आता है ब्लॉक आता है और ब्लॉक के बाद आपका विलेज आता है। तो ये आपका उच्च स्तर से निम्न स्तर दर्शाया गया है। यहाँ से आप ऐसे चलेंगे, निम्न स्तर से उच्च स्तर पर। तो अगर आप इसे ग्राफ के माध्यम से दिखाना चाहेंगे तो इस तरह से दिखाइएगा, यहाँ से, ठीक? ऐसे। तो आपने ये नेशनल लेवल पर देख लिया, सेंट्रल लेवल पे आपने देख लिया। अब दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा आपका आता है स्टेट, यानी कि आपका स्टेट लेवल राज्य स्तर पर। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के सफल संचालन और क्रियान्वयन के लिए जो गैर सरकारी संगठन के रूप में कार्य करती है वो है आपका राज्य विकास समिति। यहाँ पर राज्य स्तर पर राज्य विकास समिति कर रहा था, केंद्र स्तर पर केंद्र समिति कर रही थी, या हम जिसे कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। तो यहाँ पर जो आपका ये राष्ट्र विकास समिति काम कर रही है, इसी को हम राज्य विकास परिषद भी कहते हैं। जैसे उसे हम राष्ट्र विकास परिषद कह रहे थे, वैसे ही इसे हम राज्य विकास परिषद कहते हैं। इस परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। और केंद्र में कौन था? तो केंद्र में आपके प्रधानमंत्री थे, यहाँ पर आपका मुख्यमंत्री होता है अध्यक्ष। इसका सदस्य कौन होता है? तो कृषि, शिक्षा, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग, सहकारी तथा वित्त मंत्री के मंत्रालय के मंत्री होते हैं। ये आपने क्या देखा? ये आपने देखा कि जो आपका गैर सरकारी संगठन है, इसके रूप में कौन कार्य कर रहा है। तो ये लोग कार्य कर रहे हैं और इसमें सचिव के रूप में विकास आयुक्त भी होते हैं, जो कि आपके विधानसभा के जो सदस्य हैं, इनके द्वारा परिषद को समय-समय पर सलाह मशविरा दिया जाता है। अगर हम बात करें सरकारी संगठन के रूप में, गैर में तो आपने देख लिया, गैर सरकारी में क्या कर रहा था? तो राज्य विकास परिषद कर रहा था। अब सरकारी संगठन के रूप में तो सामुदायिक विकास मंत्रालय होता है, इसका अध्यक्ष होता है विकास आयुक्त। सामुदायिक विकास मंत्री हो गए, उप मंत्री हो गए,
आपके कृषि मंत्री हो गए, खाद्य मंत्री आदि मिलकर विकास कार्यक्रमों का संचालन और क्रियान्वयन करने का कार्य करते हैं। अब ये कार्य क्या करता है? तो ये वही राज्य विकास परिषद का मुख्य कार्य होता है कि पूरे राज्य में विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वयन करना होता है, जिससे आम लोगों को लाभ हो। और ये परिषद जो है राज्य की आवश्यकताओं और समस्याओं पर भी सलाह-मशविरा करता है और उसकी जानकारी केंद्र सरकार तक पहुँचाने का कार्य करता है। यही इसका मुख्य कार्य होता है, जो कि हमने नहीं लिखा है यहाँ, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब कि गैर सरकारी संगठन कौन-सा कार्य करता है, सरकारी संगठन कौन कार्य करता है, इसके साथ में कौन-से मंत्री होते हैं। बस हमने यही इतना इसमें देखना है। अब आ जाते हैं हम तृतीय स्तर, जो कि है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसमें भी वही पढ़ना है जो हमने द्वितीय में देखा, ठीक? ये जो आपका जिला परिषद है, यानी कि जिला स्तर पर है। जिला स्तर पर क्या होता है? तो गैर सरकारी संगठन के रूप में इस स्तर पर विकास कार्यक्रमों के सफल संचालन और क्रियान्वयन के लिए जिला परिषद होता है। जिला कलेक्टर अथवा जो जिला विकास अधिकारी है, इसका अध्यक्ष होता है, ठीक? जिन जिलों में पंचायत राज की स्थापना नहीं हुई है, उनके जिला परिषद द्वारा जिले के विकास कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है, ठीक? अब ये जो आपका इसमें सरकारी संगठन के रूप में कार्य कर रहा है, वो कौन कर रहा है? तो सरकारी संगठन के रूप में इसके कार्यों को चलाने के लिए जिला नियोजन समिति का गठन किया जाता है या जिला नियोजन समिति होती है। इसका अध्यक्ष जो होता है वो कलेक्टर या फिर जिला सचिव नियोजन अधिकारी होता है। जिला के अन्य अधिकारी जैसे कि जिला सहकारी अधिकारी हो गए, जिला कृषि अधिकारी हो गए, जिला सूचना अधिकारी हो गए, ये सभी इसके सदस्य होते हैं, ठीक? तो ये क्या करते हैं? ये सारे लोग मिलकर इसके सदस्य होते हैं। अनेक प्रकार की सुविधाएँ और ये सहायता जिलाधीश के द्वारा इनको प्रदान की जाती है। अब ये करते क्या हैं? तो जो जिला परिषद है, इसका मुख्य कार्य जिला स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना, प्रखंड समितियों के कार्यों का विश्लेषण करके समय-समय पर उन्हें उचित सलाह देना। ये जिला कलेक्टर सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के बीच एक समन्वय का कार्य करते हैं, ठीक? चतुर्थ है आपका, चतुर्थ स्तर पर हम देखेंगे जो कि है आपका प्रखंड स्तर, यानी कि जिसे हम कहते हैं ब्लॉक लेवल पर। तो प्रखंड स्तर पर गैर सरकारी संगठन के रूप में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, वो किया जाता है प्रखंड समिति के द्वारा। जैसे जिसे प्रखंड विकास समिति भी कहते हैं। अब इस समिति का अध्यक्ष प्रखंड प्रमुख होता है। कौन होता है? प्रखंड प्रमुख होता है। प्रखंड विकास अधिकारी प्रखंड समिति के जो सचिव एवं समन्वयक होते हैं, जो प्रखंड स्तर पर विकास कार्यों को देखते हैं। अब अगर हम इसी में बात करें कि जो आपके सरकारी संगठन के रूप में कौन कार्य कर रहा है? आप सरकारी और गैर सरकारी याद रखिएगा। सरकारी संगठन के रूप में, तो सरकारी संगठन के रूप में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के सफल संचालन और क्रियान्वयन के लिए सामुदायिक विकास प्रखंड अधिकारी होते हैं। तो ये क्या कार्य करते हैं? अब इनका भी तो कुछ कार्य होगा। तो ये जो आपके जिन प्रखंडों में पंचायत की स्थापना हो चुकी है, वहाँ गैर सरकारी संगठन के रूप में पंचायत समिति कार्य करती है और इसका जो अध्यक्ष होता है, वो होता है आपका सरपंच। महिला और अनुसूचित जाति के चुने हुए सदस्य होते हैं और ये सभी मिलकर अपने-अपने क्षेत्रों में पंचायत के कार्यों को पूरा करते हैं, ठीक? आपका आता है लास्ट और 5वां जो स्तर है, वो है ग्राम स्तर। ग्राम स्तर, तो ये गैर सरकारी संगठन के रूप में ग्राम पंचायत आपका कार्य करता है, यानी कि जो आपका
ग्राम स्तर है, ग्राम स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के सफल संचालन और क्रियान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठन के रूप में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत आपका कार्य करता है और ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष है, वो आपका होता है प्रधान। जो गाँव के प्रधान होते हैं, वही आपके इसके अध्यक्ष होते हैं। ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत के अन्य सदस्यों द्वारा निर्वाचित ग्राम सभा द्वारा किया जाता है और ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या 7 से 15 तक होती है। अगर हम इसमें देखें कि सरकारी संगठन के रूप में, इसमें भी तो सरकारी और गैर सरकारी देखना होगा। तो सरकारी, गैर तो आपने देख लिया। सरकारी संगठन के रूप में ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, जिसे बहुउद्देशीय कार्यकर्ता भी कहा जाता है। तो जो आपके सरकारी संगठन के रूप में ये जो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, इनको बहुउद्देशीय कार्यकर्ता भी कहते हैं। ग्राम सेवक और जो सेविकाएं हैं, इनके सहयोग से ये कार्यकर्ता जो होते हैं, इनके सहयोग देते हैं और इस समिति का मुख्य कार्य क्या है कि ग्राम विकास के लिए बजट बनाएं, पंचायत घर बनाएं, कुआं, तालाब, बावड़ी, विद्यालय, सड़क, प्राथमिक अस्पताल आदि ये खोलें, ठीक? बनवाया जाए। और आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि गैर सरकारी स्तर पर कार्यक्रम की जो संपूर्ण देखरेख और क्रियान्वयन है, वो पंचायत सेक्रेटरी के द्वारा किया जाता है, ठीक? ग्राम सभा क्या है? यानी कि ये जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा गाँव के वो सभी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हों या पुरुष हों, जिनकी उम्र 18 वर्ष या फिर इससे अधिक है, जिनको मताधिकार करने का अधिकार है, यानी कि मत देने का अधिकार है, वो क्या है? वो ग्राम सभा कहते हैं उन्हीं को, ठीक? तो ये आपने देखा कि ग्राम स्तर पर, यानी कि जो आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, वो किस तरह से 5 स्तरों पर अपना कार्य कर रहा है। तो ये कितने स्तर पर कर रहा था? 5 स्तर पर। और मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको इनके स्तरों को क्रम से ध्यान रखना है, ठीक? ये तो आपने पूरा समझ लिया किसको? सामुदायिक विकास कार्यक्रम को। हमें इसे क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसीलिए हमने इसे एक क्लास में ना करके इसे 2 क्लास में देखा। और इसमें जो हमने पूरा देखा, वो सबसे पहले सामुदायिक विकास के बारे में समझा कि सामुदायिक विकास क्या है, समुदाय क्या है, विकास क्या है। सबसे पहले हमने इसी 2 चीज़ को समझा और इसी के साथ-साथ हमने और क्या देखा? इसी के साथ-साथ हमने सामुदायिक विकास की जो विशेषताएँ थी, सामुदायिक विकास के विशेषताएँ, उद्देश्य और क्या-क्या हमने देखा। अगर हम स्टार्टिंग से एक बार देखें, तो हमने सबसे पहले क्या समझा था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है, उसमें समुदाय क्या है, विकास क्या है। इसी के साथ-साथ आपने समझा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या है, सार को समझा। आपने सामुदायिक विकास की आवश्यक तत्वों को समझा। इसी के साथ आपने इसके विशेषताओं को देखा, उद्देश्यों को भी देखा। साथ ही साथ हमने देखा कार्य, इसके सामुदायिक विकास के कार्य क्या हैं? तो मुख्य 4 क्षेत्रों के कार्य को देखा। फिर हमने सामुदायिक विकास के मुख्य भाग देखे थे कि मुख्य भाग कौन-कौन से हैं। इसी के साथ ही साथ हमने इसके क्षेत्रों पर भी चर्चा किया था कि कौन-कौन से क्षेत्र थे। और सबसे लास्ट में हमने बात किया सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रशासनिक ढाँचा, जो कि 5 स्तरों पर किया जा रहा था। सबसे पहले सेंट्रल लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर आपका ब्लॉक लेवल पर, फिर आपका आ रहा था विलेज लेवल पर। आपने इन पाँचों को समझा, कौन इसमें सरकारी संगठन है, कौन से आपके गैर सरकारी संगठन है, कौन-कौन सी समितियाँ काम कर रही हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं, कौन इसके सदस्य होते हैं, ये सारी बातें आपने समझ ली और आज आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम समाप्त हो गया है। अब आपका इस तरह का एक टॉपिक और बचा है, जिसे हम कहते हैं नियोजन कार्यक्रम। उसके बाद जो आपको पढ़ना है अभी और एक इम्पॉर्टेंट संचार आपका बच रहा है, जो कि हम कल की क्लास में देखेंगे। कल नहीं, मंडे को। कल तो आपका संडे है और प्रैक्टिस ही करनी है हमें। उसके बाद हम पढ़ेंगे संचार के बारे में।
संचार के बाद हमारा बस वही रटने वाला, यानी कि जो डेट वगैरह हैं, जो तमाम प्रकार की योजनाएँ चलाई गई थी, जो भी कार्यक्रम चलाए गए थे, ग्रामीणों के उत्थान के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए तमाम प्रोग्राम चलाए गए थे। इनके बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ जो हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो जो आपकी क्लास नेक्स्ट वीक से चलने वाली है, वो ज़्यादातर याद करके ही चलने वाली है, याद करने वाली है, जिसमें आपको सन वगैरह ध्यान रखने हैं, ठीक? मुख्यालय ध्यान रखना है, उसमें आपको प्रोग्राम के बारे में सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं। ये तो बात हो गई कि अभी हमें इसमें क्या-क्या पढ़ना है। अब थोड़ी-सी हम बात ये कर लेते हैं कि जैसा कि आपको पता ही है कि आपका एग्ज़ाम अब बहुत जल्दी होने वाला है। अगर कोई कह रहा है कि अगले 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। आपको अगले 15-20 दिन में नोटिस मिल सकता है कि आपका अगले महीने एग्ज़ाम है, यानी कि आपके पास डेढ़ 2 महीने का भी टाइम हो सकता है। हो सकता है इससे कम का भी टाइम हो, इससे अधिक का भी टाइम हो। तो आप लोग ऐसे पैनिक क्यों हो जा रहे हैं कि हमने तो ये नहीं पढ़ा, आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, हाय दैया! अब क्या होगा? क्या होगा क्या? आप एक बार बुक उठाकर देखिए, आपने एनसीईआरटी का बहुत कुछ पढ़ लिया है। ऐसा नहीं है कि आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है। अब मैं जो टॉपिक बनाती हूँ या जो टॉपिक आपका लेती हूँ, अब आपसे ये थोड़ी ना बोलने आती हूँ कि ये इस टॉपिक का ये पॉइंट इस टॉपिक का है, ये पॉइंट जो है आपका इस बुक का है, ये पॉइंट आपका उस बुक का है। नहीं, आपने एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट बचा है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अब आपको अपनी पढ़ाई में तेज़ी लानी है, अब अपनी पढ़ाई को धार देना है। तो इसके लिए आप रिवीज़न करते रहिए। हमने ऑलरेडी पूरा ब्रांच कवर अप कर रखा है, आप वहाँ से रिवीज़न कर लीजिए। और आपसे एक ज़रूरी बात, आप में से जिन्होंने भी टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए। जैसे मुझे कुछ चीज़ें आपकी बुक में ऐसी हैं जो कि सिर्फ़ उसे लिखना है, या आप उसे एक बार पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर मुझे लगता है उसको पूरा कहानी जैसा पढ़ाना थोड़ा-सा आपका टाइम बर्बाद होगा। तो इसीलिए मैं आपको आज से आप जो है टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए। वहाँ पर जो भी मुझे कुछ, जैसे आपका हो गया, कुछ विटामिन वगैरह से हो गए, कुछ आपके टेक्सटाइल से कुछ पॉइंट हो गए, जैसे प्लीट्स हो गए और आपके ये कॉलर हो गए, स्लीव्स हो गए, इन सब के बारे में थोड़ी-थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। तो आप में से जिन्होंने भी टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए, और वहाँ पर आपको भले ही थोड़े-थोड़े पॉइंट मिलेंगे, लेकिन वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, और मैं आज से ही देखती हूँ जो पॉइंट आपके लायक हैं, यानी कि जैसे जो मैंने पढ़ा दिया है, आपको पता भी होगा कि अगर आपके पास बुक है, तो आपका जो एक टॉपिक का ले लेते हैं, मानते हैं कि जैसा हम न्यूट्रिशन साइंस की बात करेंगे, ठीक? अगर आप न्यूट्रिशन साइंस देखेंगे तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 2 चैप्टर या 3 चैप्टर दिया गया है। तो क्या बस उसी 2-3 चैप्टर से आपका न्यूट्रिशन साइंस समाप्त हो जाएगा? नहीं, वो सारी चीज़ें, और वैसे भी अभी देखिए हमने भी हाल-फिलहाल में न्यूट्रिशन साइंस के 3 से 4 क्लासेस ली थी। वो सारे सारे आपके जो एनसीईआरटी बेस्ड बुक हैं उन्हीं से थे। बाकी जो मुझे लगेगा कि हाँ, ये आपको पढ़ना चाहिए, मैं वो आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूँगी। तो आप वहाँ से एक बार उसे पढ़ लीजिएगा, और जो मुझे लगेगा हाँ, मुझे इसे नोट्स बनाकर आपको प्रॉपर नोट्स बनाकर देना चाहिए, समझाना चाहिए, फिर मैं उसका नोट्स भी बना लूँगी। तो आपको ऐसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कुछ पॉइंट हैं आपके, जो जैसे महिला उद्यमी के बारे में बताया गया है, और ये जो आपका लिज्जत पापड़ है इसके बारे में बताया गया है, कुछ सरकार की योजनाएँ चलाई गई थी उसके बारे में बताया गया है। तो ये आपने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, तो मैं उसे आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूँगी, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा, और बाकी जो हमारी क्लास चल रही है वो तो चलेगी ही, ठीक? तो आपको पैनिक नहीं होना है, हमने सब कुछ पढ़ रखा है। कुछ जैसे कोई आपका ब्रांच छूटा नहीं है, तो आपको रिवीज़न करते रहना है,
आपको नेट के भी थ्रू कुछ चीज़ों को पढ़ते रहना है। जैसे आप कोई एग्ज़ाम देते हैं या कहीं पर भी एग्ज़ाम होता है, आपके पास बुकलेट आती है, तो आप देखिए कुछ नया। हाँ, याद आया मुझे कि आपको ये जो आपका क्या कह सकते हैं उसको, ये थोड़ा-सा कृषि के बारे में आपका दिया गया है और कहाँ की क्या प्रसिद्ध कला है, थोड़ा-सा वो दिया गया है, तो वो मुझे आपको करवाना है। जैसे आपका बर्ली आर्ट हो गया महाराष्ट्र का, बैम्बू वाला वर्क हो गया, तो कुछ इस तरह के टॉपिक हैं जिन्हें करवाना है, तो उसे हम कवर अप कर लेंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम एक बार जॉइन कर लीजिए। वहाँ पर आज से आपको कुछ न कुछ डेली मिलता रहेगा, जिससे आप इस ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसके साथ ही साथ आप और भी चीज़ों को रिकॉल करते हुए चलिएगा। वो आपके अदर ब्रांच के ही होंगे, ठीक? तो चलिए आज के लिए बस हम यही इतना रखेंगे। बाकी क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करिएगा। आप में से जिन्होंने भी अभी लास्ट वीक नहीं पढ़ा है, तो वो एक बार अपना रिवीजन करके कल आइएगा, आपकी प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस तो हर संडे को होती है। जिन्होंने भी ग्रुप जॉइन किया है यानी कि पीडीएफ के लिए, तो उनको अपना पीडीएफ पहले ही मिल जाएगा, तो वो अपनी जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लेंगे, ताकि जब हम 3 बजे मिलें, तो आप उन्हें सिर्फ़ मिलाएँ और देखें कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है, ठीक? तो आप सभी पढ़कर आइएगा जो इस वीक आपको पढ़ाया गया है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।